जरा तसव्वुर करें, हिमालय की गहरी बर्फपोश वादियों में छुपी एक ऐसी सल्तनत का जिसे अक्सर आखिरी शिंग्रीला या थंडर ड्रैगन का देश कहा जाता है। इस वजाहत में हम भूटान का जायजा ले रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जहां कदीम रिवायात और बिल्कुल शफ़ाफ उछूती फितरत आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का फैसला करती हैं। ये किसी आम मुल्क का मुताला नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को जीने के एक बिल्कुल मुख्तलिफ और अनोखे अंदाज को समझने की कोशिश है। सोचें ज़रा, क्या होता है जब कोई मुल्क माशी दौलत के बजाय खालिस खुशी को अपनी अव्वलीन तरजीह बना ले। ये महज कोई ख्याली या फ़लसफ़ियाना बात नहीं है, बल्कि बिल्कुल यही वो बुनियाद है जिस पर आज की ये गुफ्तगू खड़ी है। जदीद आलमी सरमायादारी निज़ाम में जहां हर चीज़ का महवर सिर्फ पैसा है, भूटान एक इंतहाई मुनफरिद और सच पूछें तो एक इनकलाबी मुतबादिल पेश करता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पोशीदा किले की, यानी भूटान के हैरत अंगेज जोग्राफिये और उसकी सदियों पर मुहित तन्हाई की। देखें, भूटान को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। शुमाल में बर्फ से ढकी बुलंदोबाला चोटियां हैं, वस्त में इंतहाई ज़रखेज़ वादियां हैं और जुनूब में सरसब्ज़ मैदान और घने जंगलात हैं। मशरकी हिमालय के इन दुश्वार गुजार और नाहमवार रास्तों ने असल में एक कुदरती किले का काम किया है, और इसी जोग्राफिया की वजह से सदियां गुजरने के बावजूद बैरूनी दुनिया के असरात यहां तक नहीं पहुंच पाए। अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 7000 मीटर। हम शुमाली हिमालय के इस कुदरती पैमाने की बात कर रहे हैं, जहां चोटियां इस बुलंदी से भी ऊपर जाती हैं। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि आसमान से बातें करती हुई वो कुदरती दीवारें हैं जो इंसान को हैरत में डाल देती हैं। और इसी जोग्राफियाई हैबत की एक जीती जागती मिसाल गंगखर पियोंसम की चोटी है। आपको जानकर हैरत होगी कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसे आज तक सर नहीं किया जा सका, और इसकी वजह यह है कि भूटान में इन पहाड़ों को मुक़द्दस माना जाता है। मकामी लोगों का मानना है कि ये रूहों का मस्कन है, इसलिए यहाँ चढ़ने की सख्त मुमानत है। मनाजिर का ऐसा एहतराम वाकई कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं एक पुरअमन इर्तिका की तरफ और भूटान की तारीखी टाइमलाइन पर एक सरसरी मगर दिलचस्प नज़र डालते हैं। तारीखी लिहाज से भूटान का सफ़र बहुत ही अनोखा है। 8वीं सदी में बुद्ध मत की आमद से लेकर 1616 में रियासत के इंतमाम तक, और फिर 1907 में बादशाहत के बाकायदा क़याम से 2008 की जमहूरियत तक। इस पूरे सफ़र में सबसे कमाल की बात यह है कि जमहूरियत की तरफ उनकी मुंतकली किसी पुरतशद्दुद हंगामे का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये खुद भूटान के बादशाहों की रहनुमाई में इंतहाई पुरअमन तरीके से अमल में आई। यहाँ सखाफत का मतलब सिर्फ अजायब घर की चीज़ें नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत है। बुद्ध मत के असरात आपको जिंदगी के हर कोले में मिलेंगे, चाहे वो पहाड़ की चोटी पर लटकती हुई मशहूर टाइगर्स नेस्ट खानका हो, या लोगों का रोजमर्रा का लिबास जिसमें मर्द घो और खवातीन केरा पहनती हैं। और इनके तशद्दुद त्योहारों के तो क्या ही कहने, जहां निकाब पोश रक्स और रूहानी रसूमात आज भी उसी जोशो खरोश से मनाई जाती हैं। अब आते हैं इस वजाहत के सबसे अहम हिस्से की तरफ, खुशी का पैमाना और आलमी तरक्की पर भूटान की बिल्कुल नई और हैरान कुन सोच। यहाँ आकर दुनिया और भूटान के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया जीडीपी यानी सिर्फ दौलत और माशी पैदावार के पीछे अंधाधुंध भाग रही है, और दूसरी तरफ भूटान है जो दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो अपनी कामयाबी को मजमूई कौमी खुशी यानी GNH से नापता है। ज़रा सोचिए कितना बड़ा और बुनियादी फ़र्क है ये सोच में। और हाँ, मजमूई कौमी खुशी का ये तसव्वुर कोई जज्बाती या खोखला सा नारा नहीं है। ये बाकायदा 4 ठोस सुतूनों पर खड़ा है, जिसमें माशी तरक्की के साथ साथ इंसान की मजमूई फलाह बहबूद, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, सकाफ़त की बका और एक बहुत ही अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी शामिल है। यानी कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस का नाम नहीं, बल्कि एक मुतवाज़िन और खुशहाल माशरे का नाम है। और इसी शानदार फ़लसफ़े का सीधा नतीजा है हमारी अगली मंजिल, हम आहंगी पर मबनी बक़ाए बाहमी और माहौलियाती ज़िम्मेदारी। क्या आप यकीन करेंगे कि भूटान का 70% से भी ज़्यादा रकबा घने जंगलात से ढका हुआ है? बिल्कुल, और ये जंगलात सिर्फ दरख्तों का हुजूम नहीं है, बल्कि ये बर्फानी चीतों, टाइगर्स और इंतहाई नायाब सुर्ख पांडों जैसी जंगली हयात का महफूज तरीन घर हैं। फितरत की हिफाजत करना दरअसल इनके मिजाज का हिस्सा है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वाकई कमाल है। भूटान कार्बन न्यूट्रल नहीं, बल्कि दुनिया का एक कार्बन नेगेटिव मुल्क है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये मुल्क जितनी कार्बन गैस खारिज करता है, इसके वसी जंगलात उससे कहीं ज़्यादा कार्बन जज्ब कर लेते हैं। ये ज़मीन के साथ मिलजुल कर रहने की एक बेहतरीन और जीती जागती मिसाल है। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये माहौलियाती जिम्मेदारी कोई वक्ती ट्रेंड या कैंपेन नहीं है।
हुकूमत कानूनी तौर पर इस बात की पाबंद है और इनके आइन में ये बात बाकायदा दर्ज है कि मुल्क में जंगलात का रकबा कभी भी किसी भी सूरत में 60% से कम नहीं होना चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए एक पक्का वादा है। तो फिर क्या भूटान जदीद दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है? इसका जवाब हमें इस हिस्से में मिलता है, जदीदियत अपनी शराइत पर और तब्दीली और रिवायत का तवाज़न। ज़ाहिरी बात है, दुनिया में होने वाली तब्दीलियों से मुकम्मल तौर पर कट कर रहना तो मुमकिन नहीं, लेकिन भूटान का आधुनिक होने का सफ़र बहुत मुनफरिद है। 1960 की दहाई तक तो ये मुल्क मुकम्मल तनहा था और आपको जानकर हैरानी होगी कि टेलीविज़न और इंटरनेट वहाँ 1999 में जाकर मुतारिफ हुए। आज वहाँ जदीद तालीम भी दी जा रही है और सड़कें भी दूर दराज के इलाकों को मिला रही हैं। मगर ये सब कुछ अंधाधुंध नहीं किया जा रहा, बल्कि बहुत ही एहतियात के साथ। इसी एहतियात की सबसे बड़ी मिसाल उनकी मुनफरिद सियाहती पॉलिसी है। भूटान का असूल है आला कद्र कम असर। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां आने वाले हर सयाह को एक खासी बड़ी योमिया फीस देनी पड़ती है। इसका मकसद यह है कि सयाहों का सैलाब ना आ जाए, माहौल साफ रहे और उनकी मुकामी सकाफत को कमर्शलाइजेशन के नुकसान से बचाया जा सके। बल्कि सच तो ये है कि भूटान जाना खुद ही एक बड़ा चैलेंज है। वहाँ का वाहिद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पारो एयरपोर्ट दुनिया की मुश्किल तरीन लैंडिंग्स के लिए जाना जाता है। सिर्फ चंद इंतहाई माहिर पायलट्स ही वहाँ जहाज़ उतारने की इजाज़त रखते हैं। ये एक तरह से इशारा भी है कि इस सल्तनत में कदम रखने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है और एक ख़ास एहतराम के साथ जाना पड़ता है। ये सफ़र सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, बामकसद होना चाहिए। और आखिर में ये सारी बातें, ये तमाम मालूमात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक ऐसी जदीद दुनिया में जो हर वक्त तेज़ रफ्तारी और सिर्फ माशी दौड़ में लगी हुई है, क्या वाकई दुनिया को भूटान जैसी रिवायती जगहों को अपने जैसा बनाने की ज़रूरत है? या फिर अब वक्त आ गया है कि ये दुनिया खुद रुके और भूटान जैसे माशरे से सीखे कि ज़िंदगी में वाकई क्या माने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको देर तक सोचने पर मजबूर करेगा।